हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इनके शर्मा द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो हमने बात की थी पहली क्लास में, हमने इंट्रोडक्शन देखा था और अपना सिलेबस देखा था कि हमारा जो सिलेबस है कि हमें कितना पढ़ना है। तो आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और लाइक करनी है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसे लगे। इस बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख कर भेजें ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? आपसे अगर पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा क्या होती है, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया है। एक विस्तृत दस्तावेज आप कह सकते हो कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसका जिसने निर्माण किया है उसी को हमने संविधान सभा कहा है। पहला आपका पॉइंट यहीं पे क्लियर होना चाहिए कि संविधान सभा होती क्या है। दूसरा, इसकी मांगों को लेकर काफी चर्चा है कि संविधान सभा की जो मांगे थी वो कब से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले जो इसकी मांग स्टार्ट हुई थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मांग रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए और उसका जो निर्माण है वो भारतीय की संविधान सभा वो करेगी। यानी कि आप लिखेंगे 1895 प्रथम बार संविधान सभा की मांग की गई थी 1895 में। लेकिन ये जो मांग थी ये हमारा मौखिक रूप से की गई थी, वर्बली थी, कि इसका कहीं पे लिखित आपका कोई दस्तावेज नहीं था, लिखित रूप में कहीं पे नहीं थी, ये वर्बली आपसे मांगी गई थी। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें 1922 में गांधी जी के द्वारा भी ये प्रस्ताव रखा गया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और जो संविधान का निर्माण है वो भारतीयों के अनुसार ही होगा, यानी कि उसमें जो मैक्सिमम मेंबर आएंगे वो भारतीय ही होंगे। ऐसा 1922 में कहा गया है, लेकिन ये भी वर्बली था। लेकिन जो औपचारिक रूप से इसकी मांग की गई, यानी कि जो लिखित रूप से अगर मांग की गई, तो वो 1934 में एम एन राय के द्वारा सबसे पहले ये मांग की गई औपचारिक रूप से। क्लियर है? तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले वर्बली अगर देखा जाएगा मौखिक रूप से 1895 में बाल गंगाधर तिलक, किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये याद रखना है आपको। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1922 में करी, फिर 1934 में एम एन राय के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। लेकिन आप सभी जानते हैं 1937 का जब समय आया, 1937 का जब समय आया तो 11 प्रांतों में सरकार बनाई जाती है, चुनाव होते हैं और उन चुनावों में जो 8 हैं उसमें से कांग्रेस को चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है और इन 8 प्रांतों में से 6 में तो पूर्ण बहुमत से बनती है, पूर्ण बहुमत। और जो है 2 में आपका गठबंधन की सरकार बनती है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसके साथ गठबंधन किया गया, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है और 2 में गठबंधन से सरकार बनती है। जब सरकार बनाई गई उसके 2 साल बाद, यानी कि आप सभी जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उसी के दौरान कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया। जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, जितने भी सदस्य थे, इन्होंने सबने क्या करा, अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब ये बात पहुंची ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए।
भारतीयों के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए, क्योंकि जब ये वो भागीदारी करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो ब्रिटेन चाहता था कि जो भारतीय की आर्मी, ये जो जितने भी भारतीय लोग हैं वो ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध लड़े। लेकिन भारत ने कंडीशन रख दी कि वो कब जब लड़ेगा, जब उसका अलग से उसका एक संविधान बनाया जाएगा, उसकी प्रशासन व्यवस्था अलग से चलाई जाएगी, तब वो भारत अपना युद्ध में भाग लेगा। लेकिन जब ये बात पहुंची कहां पे, ब्रिटेन में, तो अगर ये नोट हो गया तो मैं आगे लिखूं, ठीक है, ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। हमारा यहां तक तो ये क्लियर हुआ ना। तो अब आगे हम देख रहे थे कि 1940 में जब ये बात ब्रिटेन के पास पहुंची तो 1940 में एक प्रस्ताव भेजता है ब्रिटेन। इस प्रस्ताव को बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अब इसे अगस्त प्रस्ताव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगस्त में आया था। अगस्त प्रस्ताव आया तो इसमें ब्रिटेन की तरफ से कुछ ऐसे प्रपोजल रखे गए जो भारतीयों के लिए मानने के लिए कहा गया कि आपके लिए हम कुछ प्रपोजल भेज रहे हैं, कुछ प्रस्ताव भेज रहे हैं, आप इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद इन पे अमल करके आप हमारे युद्ध में भाग ले लीजिए हमारी तरफ से। तो वो प्रपोजल क्या थे? सबसे पहला प्रपोजल तो ये था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी, गवर्नर जनरल की परिषद होगी, इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। यानी कि उस समय जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे तो उनकी जो परिषद थी उसमें भारतीयों की जो सदस्य था, यानी कि जो भारतीय मेंबर थे वे बढ़ाए जाएंगे। पहला बात तो ये। दूसरा प्रपोजल ये रखा गया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि जो संविधान आपका बनेगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान का निर्माण। तो ये प्रपोजल हमको एक्सेप्ट नहीं हुए, क्योंकि जब मुख्य बातें होंगे तो ये कहने का मतलब था कि रहेगी तो सत्ता ब्रिटिश के हाथ में ही, लेकिन उसमें भागीदारी बढ़ा दी जाएगी किसकी? भारतीय लोगों की। लेकिन हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसने नकार दिया। तो ये हमारा जो अगस्त प्रस्ताव ये यहीं पे खत्म हो गया और हमने इसको नकार दिया। लेकिन उसी के बाद जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उधर से यूएसए, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने प्रेशर बनाया किस पर? ब्रिटेन पर। इन्होंने कहा ब्रिटेन से कि आप इंडिया को यानी कि भारत को मुक्त कर दो, मतलब कि आजाद कर दो। किसने प्रेशर? यूएस, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पे प्रेशर बनाया कि आप क्या करिए, भारत को आजाद कर दीजिए। उस समय की बात है जब ब्रिटेन का जो आपका विंस्टन चर्चिल क्या हुआ करते थे? पीएम हुआ करते थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल उस समय पीएम हुआ करते थे। तो उन्होंने दबाव बनाया। उसी के उसमें विंस्टन चर्चिल ने एक अपना प्रस्ताव भेजा, एक दोबारा से। पहला बार तो 1940 में ही खत्म हो गया था ना, तो उसके बाद 1942 में एक और इन्होंने प्रस्ताव भेजा जिसको आप बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। तो आप दूसरा हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का। फटाफट डाल दीजिए 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। ये नोट हो गया ना? चलिए काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादातर इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो आपको याद रखने की क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगला है हमारा 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आप सबसे पहले तो लेकर कौन आया था? अध्यक्ष कौन था इसके? स्टैफर्ड
क्रिप्स। ठीक है भैया, ये इनको लेकर आए थे, इनको भेजा गया था और इसमें कुछ प्रपोजल रखे गए। अब वो प्रपोजल क्या थे? सबसे पहला प्रपोजल तो आप सुन लीजिए। सबसे पहला प्रपोजल तो ये रखा गया था कि जो भारत का संविधान है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया जाएगा और उसके लिए भी संविधान सभा बनाई जाएगी और वो जो संविधान सभा बनेगी वो उसका चुनाव होगा। यानी कि भारत का संविधान जो है विश्व युद्ध के बाद ही बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। और उसको कौन बनाएगा? वो भी भारत के लोग ही बनाएंगे जो चुनाव में जीत कराएंगे, प्रतिनिधि चुनाव जीतेंगे, उसके बाद ही उनके संविधान सभा बनेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। पहला पॉइंट तो प्रपोजल ये रखा गया। दूसरा ये प्रपोजल रखा गया कि जो भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संघ बनाया जाएगा, मतलब जितने भी प्रांत हुआ करते थे उनको सबको एक संघ के रूप में बनाया जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 1 में आप पढ़ते हैं, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। तो हमारा भारत जो एक संघ बनाया जाएगा, ये कहां पे लिखा गया, कौन से प्रपोजल में गिवन है? 1942 का जब क्रिप्स प्रस्ताव आया उसमें ये प्रपोजल में गिवन है। अब और क्या प्रपोजल रखा गया कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है, जब तक भारत की संविधान सभा भारत का संविधान नहीं बना लेती है, तब तक जो भारत की शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन के हाथों चलाई जाएगी। यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वही भारत की शासन व्यवस्था चलाएंगे जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जो अगला प्रपोजल रखा गया उसमें यह प्रपोजल रख दिया गया कि अगर हमारा मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग अगर अलग होना चाहती है, अगर इसको प्रपोजल को स्वीकार करेगी, यानी कि जो भारत संघ है मुस्लिम लीग उसको स्वीकार करेगी तो ठीक है, वरना नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, वो अलग भी जा सकते हैं। बस यहीं पे क्या हो गए, सभी लोग नाराज हो गए। यानी कि जो महात्मा गांधी जी ने इसको बिल्कुल क्या बोल दिया कि ये बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनके मंसूबे समझ गए थे कि अंग्रेज जो है वो अब बंटवारे की बात करेंगे। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग सहमत नहीं होगी इन प्रपोजल से, इस संविधान सभा से, तो वो एक अलग राज्य की मांग करेगी। अलग राज्य की मांग करने का मतलब है कि भारत का विभाजन होगा। ठीक है, तो ये प्रपोजल है, तो इसलिए हमने 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसको भी नकार दिया। इसी में एक प्रश्न और बनता है, वो क्या है, आपसे पूछेंगे कि पोस्ट डेटेड चेक की संख्या किसको दी। तो यही क्रिप्स प्रस्ताव है जिसको महात्मा गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी गई और कहा गया कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है, ये ऐसे दिवालिया बैंक का चेक है जो खुद कंगाल है, ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक एक प्रपोजल मैं आपके लिख देता हूं। सबसे पहला प्रपोजल क्या है, संविधान सभा संविधान का निर्माण विश्व युद्ध के बाद करेगी। पहला प्रपोजल हो गया। दूसरा, तब तक भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटेन के शासन से चलाई जाएगी। तीसरा, भारत को एक संघ बनाया जाएगा भारत को एक संघ बनाया जाएगा। और चौथा जो प्रपोजल था इसका, वो प्रपोजल था मुस्लिम लीग चाहे तो स्वीकार करे या अस्वीकार। मतलब जो है इसमें डायरेक्टली दिख गया था, क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो है एक ऐसे थे, व्यक्ति थे या एक ऐसे नेता थे वो जो भारत के पक्ष में कभी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा जो है इस तरह की विवाद उत्पन्न की जिससे भारत में जो विभाजन हो, हिंदू मुस्लिम अलग हो, बंटवारा हो,
जब हम पढ़ेंगे इसकी बैठक को लेकर के, जब वहां पे स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे तो काफी ब्रिटिश लोगों के हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जैसे विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। वो कब कहा था? जब मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिलती हैं। अभी हम बात करेंगे जब आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट जो आपका एक और पर्सन बनता है, वो पर्सन ये बनता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक की संख्या, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। चलिए, ये आपका 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव भी हो गया। जब हमने इसको भी नकार दिया, हमने इसको भी स्वीकार नहीं किया, तो इसके बाद इन्होंने जब सोचा कि भारतीय लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपने अनुसार ही बनवाएंगे और अपना संविधान भी अपने अनुसार बनाएंगे। अब ये आजादी की तरफ अग्रसर हैं। तो 1940 में आपको याद रखना है कि 1940 में एक क्वेश्चन और याद मैं आपको दिला देता हूं, यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके। 1940 में ही जो आपका प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, उसी के उपलक्ष्य में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। और सबसे पहले जो सत्याग्रह का विचार व्यक्त किया गया वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। लेकिन जो आपसे पूछे कि स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, तो विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। इसको एक नोट पॉइंट में करके लिख लेना है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो ये 1942 का प्रस्ताव हो गया। अब हम बात करते हैं 1946 का कैबिनेट मिशन। यहां तक कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको शेयर जरूर करें। डाउट नहीं रखने अपने किसी भी प्रकार के, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच सके और वो भी अपना पढ़ सके, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे अब अपना 1946 का। 1946 कैबिनेट मिशन, इसको स्टार करके लिख लेना है। 2 स्टार 3 स्टार जितने भी आप स्टार दे सकते हैं इसको दे दीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। देखिए, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, सबसे पहले तो पूछता है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया उसमें सदस्य कौन कौन थे। तो 3 सदस्य आप याद रखेंगे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, तीसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स। ये स्टेफन क्रिप्स वही थे जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे 1942 का, याद रह जाएगा। चलिए, दूसरी बात है, इसमें पूछता है फिर इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। जो ये हमारा कैबिनेट मिशन आया उसके अध्यक्ष बने। ये अन्य सदस्य थे। जब 1946 की हम बात करते हैं तो विंस्टन चर्चिल की जो सरकार है वो वहां से चली जाती है ब्रिटेन में। वहां पे क्लीमेंट इटली की ब्रिटेन में सरकार बनती है। इटली की सरकार बनने के बाद अपनी कैबिनेट के 3 उच्च स्तरीय मंत्री, यानी कि पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, जो है क्लीमेंट इटली, इनको भारत भेजता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है। और मिशन से याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कैसे याद रखेंगे कि क्लीमेंट इटली की कैबिनेट स्तर के मंत्री भारत में एक मिशन लेकर आए, तो कैबिनेट मिशन बन गया। और क्लीमेंट इटली कैसे याद रखेंगे, क्लीमेंट इटली को चाय की केतली, क्योंकि ब्रिटेन वाले लोग चाय ज्यादा पीते थे और चाय यहाँ पर छोड़कर गए हैं। तो क्लीमेंट इटली मतलब चाय की केतली से आप याद रखेंगे क्लीमेंट इटली को। और कैबिनेट मंत्री थे उसके, तो कैबिनेट ले और मिशन लेकर आए थे किस चीज का, कि यहां पर भारत में आकर एक संविधान सभा गठित करनी है। भारत में आकर संविधान सभा गठित करनी है। और इस संविधान सभा के लिए एक आंकड़ा ये लेकर आए थे, एक सदस्यों के लिए कितने सदस्य संविधान सभा में होंगे वो आंकड़ा लेकर आए थे। और वो आंकड़ा था, वो संख्या 389, यानी कि 389 जो सदस्य हैं वो संविधान सभा में होने थे। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, 390 ले लेते, 400 ले लेते, 350 ले लेते, 300 ले लेते। तो ऐसा 389 ही क्यों लिया है?
मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि जो 389 सदस्य हैं ये हमारे सदस्य जनसंख्या के आधार पर डिवाइड हुए थे। यानी कि जब हमारा संविधान सभा गठित हो रही थी उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या का पर एक कैंडिडेट चुना जाना था। यानी कि एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर था। तो उस समय जो जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ थी। तो उसी के हिसाब से 389 मेंबर लिए गए। अब इन 389 मेंबर पे चुनाव कराया गया। चुनाव करने के बाद सीटें भी सबको डिवाइड हुई। तो वो जो हम चर्चा है वो अपनी अगली क्लास में करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, उसके बाद अन्य पार्टी को कितनी मिली, स्वतंत्र को कितनी मिली, ये सारी चीजें करेंगे। फिर उसकी बैठक के बारे में चर्चा करेंगे कि पहली बैठक में कितने आए, अंतिम बैठक में कितने आए, पहला मेंबर कौन बना, सदस्य कौन बना, अध्यक्ष कौन बना। इस तरह के बहुत सारे पर्सन बनते हैं और परंपरागत पर्सन होते ही हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको नोट करके अपने नोट्स में बना लेना है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो आपका कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, इसमें पॉलिटी का कोई भी आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, दूसरी चीज है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और वेट करो, फटाफट जल्दी आपको अगली क्लास मिलेंगी। तो कंटिन्यूटी बना के रखनी है आपको कि आपकी सीरीज चलती चली जाए, पढ़ना ही है आपको लगातार। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ इस क्लास से, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।